Good afternoon, students. Now I am going to explain the new chapter. The chapter name is Contemporary South Asia. अभी तक अपन ने स्टडी किया था कोल्ड वॉर एरा, उसके डेवलपमेंट के बारे में. अब हम पढ़ेंगे अपना ही साउथ एशिया में क्या डेवलप, अपने ही रीजन, साउथ एशिया हमारा ही रीजन है, उसके डेवलपमेंट के बारे में क्या चीज़ें हुई उसके बारे में विल स्टडी इन दिस चैप्टर. So overview is, let us shift our gaze from the larger global development in the post-Cold War era to development in our own region. हम अपना गेज शिफ्ट करते हैं लार्जर ग्लोबल डेवलपमेंट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा से हमारे खुद के रीजन में क्या डेवलपमेंट्स हैं. ठीक है. South Asia, when India and Pakistan joined the club of nuclear power, this region suddenly became the focus of global attention. जब इंडिया और पाकिस्तान ने, ठीक है, न्यूक्लियर पावर को क्लब करके ज्वाइन किया था, मतलब दोनों ने अपना अपना, चाइना ने उसको करवाया, हमारे इंडिया में पोखरण में हुआ था, तो अचानक ग्लोबल अटेंशन मिला. सडनली द रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम द फोकस ऑफ ग्लोबल अटेंशन. ग्लोबल अटेंशन में एक फोकस पॉइंट हो गए. ठीक है. The focus was, of course, on the various kinds of conflict in this region. Focus ऐसा नहीं था कि डेवलपमेंट पे फोकस था, फोकस ये भी था कि जो वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थे इस रीजन में आपस में, कंट्रीज में, वो भी फोकस हुए. देयर आर पेंडिंग बॉर्डर एंड वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स. अपन ने पढ़ा था चाइना और इंडिया के बीच जो वाटर डिस्प्यूट था, पाकिस्तान के बारे में मैंने बताया नहीं, लेकिन बहुत सारे डिस्प्यूट्स तो वैसे ही चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स तो वैसे ही चल रहे हैं. ठीक है. बिसाइड्स देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंसर्जेंसी. इसके अलावा, ये तो डिस्प्यूट्स तो हैं ही, इसके अलावा इंसर्जेंसीज भी हैं, बगावत है, रिवोल्ट है. ठीक है. एथनिक स्ट्राइफ है, रिसोर्सेज शेयरिंग है. दिस मेक द रीजन वेरी टर्बुलेंट. ये जो रीजन है इसीलिए टर्बुलेंट हो जाता है. At the same time, many people in South Asia recognize the fact that this region can develop and prosper if the state of the region cooperate with each other. अगर हम देखा जाए तो at the same time बहुत सारे लोग जो साउथ एशिया के, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इस फैक्ट को कि रीजन कैन डेवलप एंड प्रॉस्पर. अगर चाहे तो रीजन डेवलप भी हो सकता है, प्रॉस्पर भी हो सकता है. ठीक है. अगर एक हो जाए और एक दूसरे को कॉपरेट करें. तो ये साउथ ईस्ट एशिया में ये हुआ था कि भाई अगर हम एक दूसरे को कॉपरेट करें तो हो सकता है हम और ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाए, और ज़्यादा तो क्या, प्रॉस्पर तो थे नहीं, और डेवलप हो जाए. We try to understand the nature of conflict and cooperation among different countries of this region. हम इस चैप्टर में कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करने की कि जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो कॉपरेशन है डिफरेंट कंट्रीज में इस रीजन में कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट्स का नेचर क्या है, क्या चीज़ें हैं. Since much of this is rooted in our conditioned by the domestic politics of these countries, we first introduce the region and the domestic politics of some of the big countries in the region. जो बहुत ज़्यादा रूटेड है, हमारे कंडीशन जो रूटेड है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके है. पहले वी इंट्रोड्यूस द रीजन, हम इंट्रोड्यूस रीजन कराएंगे, फिर उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज क्या होती है कि भाई उसकी पॉलिसीज क्या क्या है, पॉलिटिक्स क्या क्या है. ठीक है. बिग कंट्रीज के रीजन क्या क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की करेंगे कि व्हाट इज साउथ एशिया. साउथ एशिया क्या है. We are all familiar with the gripping tension during an India and Pakistan cricket match. इंडिया पाकिस्तान का जब भी क्रिकेट मैच हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि कितनी ग्रिपिंग टेंशन्स होती है. एक एक बॉल इम्पोर्टेंट होती है. ठीक है. पाकिस्तान और इंडिया का मैच इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को एक एक बॉल, एक एक एक्शन में अपना रिएक्शंस नज़र आता है. ठीक है. So we have also seen the goodwill and hospitality shown to visiting Indian and Pakistan fans by their hosts when they come to watch a cricket में. हम देख चुके हैं कि जो गुडविल है ना, हॉस्पिटलिटी है, वो विजिटिंग जो इंडिया है, पाकिस्तानी है, फैंस जब विजिट करते हैं तो देयर होस्ट व्हेन दे कम टू वॉच ए क्रिकेट मैच, मतलब कैसे उनको रिएक्ट करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, इतना एक्साइटमेंट रहता है इन लोगों के लिए. तो दिस इज ए सिंबलिक ऑफ द लार्जर पैटर्न ऑफ साउथ एशियन. ये जो साउथ एशियन अफेयर उसका एक सिंबलिक है, सिंबल है.
Ours is a region where rivalry and goodwill, hope and despair, mutual suspicion and trust coexist. हमारे रीजन ऐसा है जहाँ पे राइवलरीज भी हैं, दुश्मनी भी है ना, गुडविल्स भी है, होप भी है, डेस्पेयर भी है, हम डेस्परेट भी बहुत हैं, म्यूचुअल सस्पिशन है, ये उस वो कर दिया, मतलब संदेह भी है एक दूसरे म्यूचुअल, मतलब मैं पाकिस्तान इंडिया पे, इंडिया पाकिस्तान पे, चाइना पाकिस्तान पे, चाइना तो खैर अलग कर लो, बांग्लादेश, ये सब चीजें म्यूचुअल सस्पिशन भी है, ट्रस्ट भी को एग्जिस्ट करता है इस रीजन में. लेट अस बिगिन बाय आस्किंग एन एलिमेंट्री क्वेश्चन. अब एलिमेंट्री क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज साउथ एशिया? सबसे इम्पोर्टेंट कि साउथ एशिया होता क्या है. The expression South Asia usually include the following countries. South Asia का मतलब है कि जो ये following countries है वो that is the region of South Asia. बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल एंड पाकिस्तान, श्रीलंका. ये 7 कंट्रीज है जो सार्क रीजन के, इन्होंने एक यूनियन भी बनाई थी जिसको सार्क के नाम से जाना जाता है. हालांकि वो इतनी सक्सेस नहीं हुई क्योंकि इंडिया और जो पाकिस्तान है इनके कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये उतनी सक्सेस नहीं हुई जैसे ईयू और आसियान हुई थी. कुल मिला के हम साउथ एशिया की बात करें तो ये 7 कंट्रीज हैं. द माइटी हिमालय इन द नॉर्थ, जो माइटी हिमालय है वो नॉर्थ में. वास्ट इंडियन ओशन, एंड द वास्ट इंडियन ओशन है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल साउथ में है, वेस्ट ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड ए नेचुरल insularity to the region which is largely responsible for the linguistic, social, cultural distinctive of the subcontinent. हम देख सकते हैं कि ये क्या विशेषता है हमारे रीजन की. ये सब बता दिया कि कहाँ अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है ना, नेचुरल इंसुलरिटी है, लिंग्विस्टिक, सोशल, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है some continents में. The boundaries of the region are not as clear in the east and the west. जो बाउंड्रीज हैं इन रीजन की, जो बाउंड्रीज है वो उतनी क्लियर नहीं है, ना तो ईस्ट में ना वेस्ट में. एज दे आर इन द नॉर्थ एंड द साउथ. जैसे ये नॉर्थ और साउथ में क्लियर है, ऐसे ईस्ट और वेस्ट में कुछ क्लियर नहीं है. अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड इन डिस्कशन ऑफ द रीजन एज ए होल. जो अफगानिस्तान है, म्यांमार है, ये अक्सर इस डिस्कशन में इंक्लूड रहते हैं, रीजन पूरे होल रीजन के डिस्कशन में इंक्लूड रहते हैं. चाइना इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर. चाइना भी इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है, बट इज नॉट कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ दिस रीजन. लेकिन इसको इस रीजन का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता चाइना को, ठीक है. चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर तो है लेकिन इस जो साउथ एशिया के जो उसको पार्ट है उसमें उसको कंसिडर नहीं किया जाता. इन दिस चैप्टर वी शैल यूज साउथ एशिया टू मीन द 7 कंट्रीज मेंशन्ड अबव. साउथ एशिया का मतलब है ऊपर जो अबव मेंशन्ड 7 कंट्रीज है वो, ठीक है. Thus define South Asia stand for diversity in every sense and yet constitute one geopolitical space. जो साउथ एशिया स्टैंड करता है वो डाइवर्सिटी के लिए है, बहुत डाइवर्सिटीज है हर सेंस में, तब भी ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ऐड करते हैं जियोपॉलिटिकल स्पेस को. The various countries in South Asia do not have the same kind of political system. अब countries जो बहुत सारी countries ऐसी हैं जिसमें same kind of political system नहीं है, एक जैसा political system नहीं है, सब में अलग अलग है. Despite many problems and limitations, Sri Lanka and India have successfully operated a democratic system since their independence from the British. मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस है, इसके बावजूद भी जो श्रीलंका और इंडिया है ये सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को. सही, ट्रूली सही मायने में ये ऑपरेट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को. ओनली श्रीलंका एंड इंडिया. और कब से कर रहे हैं? जब से ब्रिटिश, इंडिया कब से कर रहा है? जब से ब्रिटिशर्स से लिबरेट हुआ है उसके बाद से, ठीक है. You will study more about the evolution of democracy in India. अब जो डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन था वो नेक्स्ट चैप्टर में विल स्टडी. इन द टेक्स्ट बुक दैट डील्स विद द पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें चैप्टर में सब होगा कि कैसे इंडिपेंडेंस से इंडियन पॉलिटिक्स कैसी रही, क्या रही. It is of course possible to point out many limitations of India's democracy. It is of course
ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो आउट मैनी लिमिटेशन इंडियाज डेमोक्रेसी कि इंडियाज की जो डेमोक्रेसी है उसकी लिमिटेशंस को पॉइंट आउट करना ये ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बट वी हैव टू रिमेंबर द फैक्ट दैट इंडिया हैज रिमेन्ड अ डेमोक्रेसी थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पर ये रिमेंबर करने की बात है, ये बिल्कुल ध्यान में रखने की बात है इस फैक्ट को कि इंडिया हमेशा डेमोक्रेसी इंडिया में हमेशा डेमोक्रेसी रही, कैसी भी परिस्थितियां आई डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था वो कहीं ब्रेक नहीं हुआ, वो हमेशा से रहा। ठीक है, पूरे एग्जिस्टेंस जब इंडिपेंडेंट कंट्री की एग्जिस्टेंस जब से मिली, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बिल्कुल बकायदा चला। बहुत लोग सस्पेक्ट कर रहे थे, बहुत सस्पिशियस थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी की कैसे चलेगी, इतनी डाइवर्सिटीज है, इतने लोग, इतने रीजन्स हैं, इतने स्टेट्स हैं, लेकिन सब गलत हुए। हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ट्रूली यहाँ पे एग्जिस्ट करता है सिंस इंडिपेंडेंस। द सेम इन ट्रू ऑफ श्रीलंका, सेम श्रीलंका में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम उसी तरह ट्रूली एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ऐसे देश है जिसमें जो सिविलियन है, मिलिट्री रूलर्स हैं, उनको इन्होंने एक्सपीरियंस किया, मतलब मिलिट्री रूल भी एस्टेब्लिश हुआ। पाकिस्तान में तो बहुत बार हुआ है। विद बांग्लादेश रिमेनिंग ए डेमोक्रेसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, बांग्लादेश के साथ ये मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में ये डेमोक्रेटिक रहे। पाकिस्तान बिगेन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर, पाकिस्तान में भी क्या हुआ था कि पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड के बाद से सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी अंडर द बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ, दोनों के, मतलब तब जब ये दोनों थे तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी वो एस्टेब्लिश हुई थी, बट इट सफर्ड ए मिलिट्री coup इन 1999। ये इम्पोर्टेंट है, इसको यू कैन अंडरलाइन। ठीक है, एक मिलिट्री शासन जिसको कह सकते हैं 99 में था। इट हैज बीन रन बाय ए सिविलियन गवर्नमेंट, ये एक सिविलियन गवर्नमेंट के द्वारा रन हुआ था अगेन सिंस 2008 में, दोबारा 2008 में सिविलियन गवर्नमेंट इसमें वापस से फॉर्म हुई थी टिल 2006 से 2008। Nepal was a constitutional monarchy with the danger of king taking over executive powers। नेपाल में भी क्या थी, मोनार्ची सिस्टम था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची था, तो सारी एग्जीक्यूटिव जो पावर्स थी वो किसके हाथ में थी, वो हाथ में थी, राजा के हाथ में थी। 2008 मोनार्ची वॉज एबोलिश, वहां पे मोनार्ची एबोलिश हुई, रिमूव हुई, मतलब मोनार्च जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम था वो एबोलिश हुआ। ठीक है, एंड नेपाल इमर्ज्ड एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब नेपाल क्या हो गया था, आफ्टर 2008 नेपाल जो हो गया था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में इमर्ज हो गया था। From the experience of Bangladesh and Nepal, we can say that democracy is becoming an accepted norm in the entire region of South Asia। हम अगर नेपाल और बांग्लादेश की एक्सपीरियंस के साथ अगर हम बोलें तो हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है एंटायर साउथ एशिया के एंटायर रीजन में ये जरूरी परिहार, मतलब कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट हो गया था डेमोक्रेसी को एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, ये बहुत जरूरी हो गया था। Similarly, changes are taking place in the two smallest countries of the region। Similarly, ऐसे changes आए थे जो छोटी छोटी दो कंट्री थी उसमें भी, जैसे भूटान became a constitutional monarchy in 2008। भूटान भी constitutional monarchy बना था 2008 में under the leadership of the king। किंग के लीडरशिप में it emerged as a multi party democracy। किंग था, मोनार्ची सिस्टम था, लेकिन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वहां पे
मल्टी पार्टी में होता है कि ऑप्शंस होते हैं कि बहुत सारी, जैसे अपने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, इसमें डिफरेंट पार्टी है, जिसमें ओपोजिशन में भी कुछ पार्टीज होती हैं। तो ये मल्टी पार्टी जो छोटे छोटे से कंट्री, भूटान तो बहुत छोटा सा कंट्री है, इसमें जो 2008 है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची एस्टेब्लिश हुआ था और राजा के अंडर में एस्टेब्लिश हुआ था। ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में इंट्रोड्यूस हुई थी। द मालदीव, दूसरा मालदीव है, ये भी छोटा सा, ये स्मॉलेस्ट कंट्री है। द अदर आइलैंड नेशन, ये आइलैंड नेशन है, वॉज ए सल्तनत टिल 1968। ये 1968 तक सल्तनत पीरियड इसमें रहा। व्हेन इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू ए रिपब्लिक विद ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी ट्रांसफॉर्म हुआ, मालदीव भी ट्रांसफॉर्म हुआ रिपब्लिक विद एक रिपब्लिक के साथ एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में, है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो अमेरिका में है। In June 2005, the parliamentary of Maldives voted unanimously to introduce a multi-party system. 2005 important है, अंडरलाइन कर लीजिए। In June 2005 जो पार्लियामेंट्री मालदीव वोटेड यूनानिमसली, वहां पे वोट हुआ और उन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, समझ गए। तो ये डेमोक्रेसी का एक छोटा सा पार्ट है। द मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी dominates the political affair of the island. The MDP won the 2018 elections. जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी थी MDP, डोमिनेट्स, वो डोमिनेट करती है पॉलिटिकल अफेयर्स को, आइलैंड के पॉलिटिकल अफेयर्स को डोमिनेट करती है। जो MDP थी वो 2018 में इलेक्शंस में जीती थी। ठीक है, समझ गए। MDP का मतलब है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। Despite the mixed record of the democratic experience, the people in all these countries share the aspiration for democracy. Mixed record था democratic experience का, mixed record था, है ना। मोनार्ची कॉन्स्टिट्यूशनल, राजा ने भी मल्टी पार्टी सिस्टम किया मालदीव में। जो पीपल थे इस कंट्रीज के, उन्होंने शेयर की डेमोक्रेसी की एस्पिरेशन को, चाहे किसी भी तरीके से की, चाहे कैसे भी मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा के की, कैसे भी की, तो उन्होंने एस्पिरेशन और डेमोक्रेसी को शेयर किया। रिसेंट सर्वेज ऑफ द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल इन द 5 big countries of the region showed that there is widespread support for democracy in all these countries. जो रिसेंट सर्वे हुए, जो एटीट्यूड्स थे लोगों के, है ना, 5 बिग कंट्रीज में, इस रीजन के 5 जो बिग कंट्रीज हैं ऊपर मैंने मेंशन किए थे, उन्होंने ये दिखाया कि वाइड स्प्रेड सपोर्ट किया गया डेमोक्रेसी के लिए। इन रीजन्स में वाइड स्प्रेड सपोर्ट किया गया दुश्मनी होने के बावजूद भी। Ordinary citizens, rich as well as poor and belonging to different religions, view the idea of democracy positively and support the institution of representative democracy. Ordinary citizens, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन्स में बिलीव करते हो, डिफरेंट व्यूज हो, डिफरेंट आइडिया हो, लेकिन जो व्यू और आइडिया था डेमोक्रेसी का, उन्होंने वो पॉजिटिवली लिया और सपोर्ट किया अपने इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए। चाहे कोई सा भी सिटीजन रहा हो, कैसा भी सिटीजन रहा हो, उन्होंने क्या सपोर्ट किया, डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट किया। यानी सब जो साउथ एशिया रीजन में सब क्या चाहते थे, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना चाहते थे, डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, तो वो सपोर्ट कर रहे थे सब लोग। ठीक है, they prefer democracy over any other form of government and think that democracy is suitable for their country. तो ये साउथ एशिया रीजन के जो लोग थे, जो ज्यादातर अगर पूछा जाए तो वो प्रेफर कर रहे थे, डेमोक्रेसी को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे बजाय एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और वो सोच रहे थे कि डेमोक्रेसी इस रीजन के लिए सबसे ज्यादा, अपनी अपनी कंट्रीज के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, बहुत ठीक रहेगा। These are significant findings, for it was earlier to believe that democracy could flourish and find support only in prosperous countries of the world. ये जो significant findings थी, साउथ एशिया रीजन्स क्या थे, बहुत इतने डेवलप नहीं थे, इतने वेल्दी नहीं थे, इतने प्रॉस्परस नहीं थे। तो ये जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हुई इन रीजन्स में, पहले ये माना जाता था कि डेमोक्रेसी फ्लरिश जो हो सकती है, डेवलप हो सकती है, केवल बिग नेशन में हो सकती है, डेवलप्ड कंट्रीज में ही हो सकती है, जो पहले से वेल्थी है, जो प्रॉस्परस कंट्री है, वहीं पे फ्लरिश हो सकती है, वहीं पे डेवलप हो सकती है।
तो ये एक मतलब ये इसको ब्रेक किया, जो ऐसी सोच थी, ऐसे व्यू थे, उसको ब्रेक करके ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हुई साउथ एशिया रीजन में कि सभी लोग क्या चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे। ये आप देख सकते हो कि टाइमलाइन ऑफ साउथ एशिया सिंस 1947 से इसका टाइमलाइन देख सकते हो। 1947 में क्या होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इमर्ज हुए थे आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल खत्म हुआ तो दोनों नेशन, आपको पता ही है कि दोनों सेपरेट हो गए थे और इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इमर्ज हुए थे। 1948 में जो श्रीलंका था उसको भी इंडिपेंडेंस मिली थी, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर, मतलब कश्मीर पे इंडो पाक जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके अलग उसको श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंस मिली थी। 1954-55 में पाकिस्तान ज्वाइंस द, पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन किया, जिसको अपन पढ़ चुके हैं, सीटो और सेंटो, आप पढ़ चुके हो इसको कोल्ड वॉर एरा में। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 में इंडिया पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, एक वाटर ट्रीटी उन्होंने साइन की थी। 1962 में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था जो इंडिया और चाइना के बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आप देखते हैं 1962 में चाइना ने अचानक अटैक कर दिया था, ये अपन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इंडो पाक वॉर, यूएन इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन, इंडो पाक वॉर हुआ, यूएन इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन हुआ, इन दोनों की आपस की दुश्मनी में को लेके। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द ताशकंद एग्रीमेंट। 1966 में जब पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध समाप्त हुआ तो इन्होंने एक ताशकंद एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में। 6 पॉइंट प्रपोजल ऑफ शेख मुजीब बिन रहमान फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान अलग हो चुका था और उसमें ग्रेटर इकोनॉमी मिली मुजिब और शेख मुजिब और रहमान को। प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय लीडर्स ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश ने अपने 1971 में, मार्च 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था लीडर्स के द्वारा। उसको पाकिस्तान से बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया गया था, मतलब आज भी वो इंडिपेंडेंट नेशन ही है। अगस्त में इंडो सोवियत ट्रीटी हुई थी, फ्रेंडशिप साइन फॉर 20 इयर्स के लिए साइन हुई थी इंडिया की सोवियत के साथ अग्रीमेंट। दिसंबर में इंडो पाक वॉर हुआ था, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश बिल्कुल लिबरेट हो गई थी। 1972 जुलाई में इंडिया और पाकिस्तान ने एक शिमला एग्रीमेंट साइन किया था दोनों कंट्रीज ने आपस में। 1974 मई में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक डिप्लोमेटिक टाई अप किया था। साउथ एशियन लीडर्स साइन द सार्क चार्टर ऑफ द फर्स्ट समिट इन ढाका। जो साउथ एशियन जो सार्क बना था, जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, है ना, तो जो चार्टर साइन हुआ था वो ढाका में ही हुआ था, है ना, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहां पे हुआ था। तो टाइम इज ओवर नाउ, विल कंटिन्यू टुमारो। टिल देन टेक केयर।